हेलो नमस्कार। संस्कृत धारा चैनल पर सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा, हम ऐसे राइटर के विषय में पढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका आधुनिक काल में महत्वपूर्ण योगदान है और एक राष्ट्र कवि की उपाधि भी जिन्हें दी गई। ऐसे राइटर के जिन्होंने राष्ट्र भक्ति से रिलेटेड जो साहित्य रचा और प्रकृति के बिल्कुल पास में रहे और प्रकृति से रिलेटेड ही उन्होंने साहित्य में बहुत सारा योगदान दिया और जो अपने आसपास की जो समस्याएं थी, यानी कि आर्थिक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक परिस्थितियां इन्होंने जो अपने जीवन में देखी, उन परिस्थितियों को, उन सामाजिक परंपराओं, रूढ़िवादियों को अपने साहित्य में इन्होंने स्थान दिया। और ऐसे जो राइटर जो रामधारी सिंह दिनकर, जिनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के महान अग्रणी जो रचनाकारों में जिनका नाम आता है। रामधारी सिंह राष्ट्रीय कवि हैं और इन्हें राष्ट्रीय कवि की जो उपाधि मिली। तो रामधारी सिंह आधुनिक काल के महान कवि है। तो हम सभी जानते हैं कि आधुनिक काल का जो स्टार्ट है, यानी कि वो जहाँ से शुरू हुआ, जैसे भारतेंदु युग से आधुनिक काल का नाम पड़ा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र हम सभी जानते हैं कि छोटी सी उम्र में जैसे 35-36 साल के थे, तो जब उनका साहित्य चरम पर था तो उसी समय उनका निधन हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड बहुत सारी रचनाएं लिखी और उन्होंने राष्ट्रभक्ति की धारा फैलाई। इसके पश्चात द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे आगे जो गिना जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही जो द्विवेदी युग का नाम पड़ा। इसके पश्चात छायावाद आया। जो नामकर जयशंकर प्रसाद जैसे हिंदी साहित्य के महान जो रचनाकार हैं, तो इसमें जो 4 स्तंभ जो हिंदी साहित्य के महान कहलाए, उसमें हम जयशंकर प्रसाद को लेते हैं, सुमित्रानंदन पंत को लेते हैं, महादेवी वर्मा को लेते हैं और निराला को लेते हैं। तो ये जो 4 जो स्तंभ थे हिंदी साहित्य के, तो ये छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट फिर प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में जैसे हम रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम लेते हैं और उसके पश्चात अयोध्या सिंह उपाध्याय का भी, और उन्होंने जैसे केदारनाथ सिंह, तो इस प्रकार के जो रचनाकार आए। और फिर उसके पश्चात थोड़े से आगे चलने के पश्चात ही जब हमारा देश जो आज़ाद होने के बिल्कुल करीब था, तो उसके पश्चात प्रयोगवाद आया। प्रयोगवाद का जो हम जो नाम लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वे भी जो प्रयोगवाद के महान रचनाकारों में जिनका नाम लिया जाता है। और प्रमुख तार सप्तक जैसे आगे जो हमारे हिंदी रचनाकार हैं, तो उन्होंने भी प्रयोगवाद में बहुत योगदान दिया। और इसके पश्चात प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इसके बाद नई कविताएं जैसे हम कमलेश्वर को ले लेते हैं और भी हिंदी साहित्य के महान जो नए रचनाकार हैं, तो उनकी जो रचनाओं को हम ले लेते हैं। और इसमें इन सभी साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया और तत्कालिक जो समस्याएं थी उनको अपनी रचनाओं में उकेरा और लोगों में जागृति फैलाई। और जागृति फैलाकर ही हमारा जो देश है वो ऊंचाइयों को छूने लगा। और आज का जो हमारा जो विषय रहेगा, हम ऐसे साहित्यकार आधुनिक काल के महान विभूति रामधारी सिंह दिनकर, उनके विषय में पढ़ेंगे। उनका जो जन्म हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था। तो बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ। और ये इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ। और इनका जो निधन हुआ वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और 1971 ईस्वी तक ये जो अपने जो हिंदी साहित्य से जुड़े रहे और 1974 में इनका देहांत हो गया। और इनकी जो शिक्षा थी वो मिडिल तक की शिक्षा एक बोरो नामक स्थान पर हुई, गांव में ही। तो वहाँ पर इन्होंने मिडिल तक की जो शिक्षा प्राप्त की। और इनको हाई स्कूल की जो शिक्षा थी वो मोकामा घाट नामक स्थान पर इन्होंने हाई जो एजुकेशन प्राप्त की। और 1928 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की थी। इसके पश्चात इन्होंने जो बीए ऑनर्स हिस्ट्री सब्जेक्ट से किया, इतिहास से।
और जल्दी ही ये फिर उसके पश्चात जो हिस्ट्री के लेक्चरर के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई। और ये इनका जो संबंध हुआ वो साहित्य के क्षेत्र में भी इनका योगदान होने लगा। और इसके पश्चात ये जब लेक्चरर के पद पर ही थे तो इनकी जो नियुक्ति 1934 ईस्वी में सब रजिस्ट्रार के पद पर इनकी जो नियुक्ति हो गई थी। तो इस पद पर रहते हुए इन्होंने जो 9 वर्ष तक अपना कार्य किया सब रजिस्ट्रार के पद पर, तो 9 वर्ष तक इन्होंने अपना कार्य किया। और इस जो 9 वर्ष के जो कार्यकाल में तो इनका 22 बार ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र क्यों कर दिया गया? जैसे हम सभी जानते हैं कि जो उस समय जो हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों के गुलाम था, और जो रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचनाओं से जो अपने जो हमारे देश की जनता को जागृत करने का प्रयास किया, यानी कि इनके साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए जो अंग्रेज सरकार थी इनका जो ट्रांसफ़र जल्दी इनका जो ट्रांसफ़र यानी कि 9 साल में 22 बार इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और 1900 जब हमारा जो देश है वो आज़ाद हो गया 1952 ईस्वी में जब इनकी जो नियुक्ति हुई वो राज्यसभा सदस्य के रूप में हो गई। और ये फिर उसके पश्चात ये दिल्ली आ गई और दिल्ली आकर ही अपना जो साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान देने लगे। और 12 वर्ष तक ये संसद के सदस्य रहे। और 1964 से 65 तक ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में उपकुलपति रहे। तो ये उपकुलपति रहे भागलपुर यूनिवर्सिटी में। इसके पश्चात इन्होंने हिंदी साहित्य के केंद्रीय सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया। और 1971 ईस्वी तक ये उस अपने काम पर ही लगे रहे, केंद्रीय हिंदी सलाहकार, केंद्रीय हिंदी सलाहकार। केंद्रीय हिंदी सलाहकार के पद पर ही नियुक्त रहे और इन्होंने अपना जो कार्य है 1971 ईस्वी तक किया। और इसके पश्चात 1970 ईस्वी में इनके द्वारा जो दिया गया जो नारा, जैसे हम किसी भी जो इलेक्शन का समय जब नज़दीक होता है तो इनकी पंक्तियों को हम किसी भी राजनेता के मुख से हम सुन लेते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये जो इनका जो नारा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और बहुत सारे जो राजनेता है इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को बहुत ही आदर्श के साथ, बहुत ही इज्जत या मान के साथ ही इनकी रचनाओं को अपना लेते थे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं 2008 ईस्वी में जब प्रणब मुखर्जी, सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे, तो उन्होंने जो संसद में इनके द्वारा कही गई जो उक्तियां थी उनको उन बोर्डों पर जो लिखवाया और संसद भवन में ही इनके जो साहित्य को रखा गया। यानी कि साहित्य से कि इनके साहित्य को इतना आदर मान दिया गया जैसे राष्ट्र कवि के रूप में ये विख्यात हुए। और इनका जो 1970 में जो इनका जो नारा इन्होंने दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो ये जयप्रकाश नारायण जैसे हम सभी जानते हैं कि 1964 ईस्वी तक जब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे और 1970 ईस्वी में जब कांग्रेस विरुद्ध जो सरकार आई तो जयप्रकाश नारायण ने जो नारा दिया सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसके पश्चात 2014 ईस्वी में भी मुझे याद है कि जो पीएम मोदी ने 2014 में एक जो सामाजिक जो सभा में भी एक नारा दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये तो समय समय पर इनके द्वारा कही गई लाइनें राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड जो किसी भी राजनेता के मुख से हम सुन लेते हैं। अब आइए अब इनकी जो रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं कि इन्होंने किस प्रकार अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया। काव्यगत रचना यानी कि काव्य के क्षेत्र में इन्होंने कितना काम किया।
इनकी जो रचना थी रेणुका रेणुका 1935 ईस्वी में आई। यानी कि ये जो समय ऐसा समय था जब हम जानते हैं कि जो प्रेमचंद है, जो हिंदी साहित्य के महान रचनाकार, तो उस समय उनका जो पड़ाव का समय था, यानी कि उनका जो गोदान जो आया था जो 1935 ईस्वी में, तो ये उस समय जो इनकी जो रेणुका नामक रचना आई, और ये इनकी रचना आई तो 1935 ईस्वी में। तो प्रेमचंद जैसे हम सभी जानते हैं हिंदी साहित्य के महान रचनाकार, तो उसके बाद की रचनाएं, उसके बाद इनकी रचनाएं आई। उसके पश्चात हुंकार 1938 ईस्वी में आई, और रसवंती 1939 ईस्वी में आई। कुरुक्षेत्र जैसे महाभारत से ली गई रचनाएं हैं, और 1946 ईस्वी में आई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत जो जिसका इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है और महत्वपूर्ण जो महाकाव्य है व्यास के द्वारा लिखा गया है, तो इन्होंने इतिहास के जो टॉपिक भी उठाए। और सामधेनी जो 1947 ईस्वी में आई जो इनकी रचना, यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो सामधेनी इनकी रचना आई। और रश्मिरथी ये भी महाभारत से रिलेटेड है, ये 1952 ईस्वी में आई। और ये 1952 ईस्वी में आई कि जैसे 1952 जब ये राज्यसभा के सदस्य बने, तो उस समय जो इनकी रचना आई रश्मिरथी। इसके पश्चात उर्वशी एक काल्पनिक रचना है, यानी कि जो कल्पना से भरा हुआ जो इनका जो बहुत ही सुंदर जो रचना है उर्वशी। इसमें पुरूरवा और उर्वशी के जो मिलन का जो वर्णन किया गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, यानी कि राष्ट्रभक्ति से थोड़ा सा हटकर जो इन्होंने कल्पनाओं में भी अपना जो जीवन जिया। और इसके पश्चात नील कुसुम 1955 ईस्वी में आए, और परशुराम की प्रतीक्षा ये भी एक इतिहास का जो टॉपिक लेकर जो रामधारी सिंह दिनकर ने साहित्य रचा। इसके पश्चात इन्होंने निबंध लिखे। निबंध में अर्धनारीश्वर जो इनका महत्वपूर्ण जो निबंध है। और इसके पश्चात रेती के फूल का अर्थ है कि जो प्रकृति से रिलेटेड रचनाएं। और मिट्टी की ओर जो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, यानी कि अपने क्षेत्र से संबंधित। और उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। तो इस प्रकार इन्होंने ये जो इम्पोर्टेंट जो निबंध लिखे। और रेखा चित्र में जैसे वट पीपल जो इनका जो महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। फिर यात्रा वृत्तांत भी लिखे, यानी कि देश विदेश में जब भी इनकी जो यात्राएं हुई तो इन्होंने वहां जाकर अपनी जो यात्रा के विषय में भी इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान लिया। इसमें देश विदेश मेरी यात्राएं। फिर इन्होंने संस्मरण उस व्यक्ति पर लिखा जाता है, उस महान महापुरुष पर लिखा जाता है जिसको हम याद करके जिनकी हम कृतियों से, यानी कि जिनके कार्यों से हम प्रसन्न होकर जो भी कार्य करें। तो इन्होंने लोकदेव नेहरू एक संस्मरण लिखा। नेक्स्ट है संस्कृति और दर्शन के विषय में भी इन्होंने लिखा। तो इसमें जो लिखा इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो लिखी गई जो रचना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचना है। जब भी कोई इतिहास में, यानी कि हमारा जो देश है कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहा होता है, तो उस समय जो संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है, तो उस समय जो किसी भी राजनेता या महान जो विद्वान है या जो हिंदी साहित्य से संबंध रखने वाले हैं, तो इस प्रकार की उक्तियां किसी भी विद्वान के मुख से, इस संस्कृति के 4 अध्याय की जो लाइनें हैं वहां से, उनके मुख से निकल पड़ती हैं। जैसे कि हम आज जो कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, तो ये जो लाइनें यानी कि राजनीतिक जो विषय बन जाता है। मुझे याद है जब कोरोना के का काल, यानी कि जब पूरी तरह जो हमारा जो देश था वो लॉकडाउन में था, तो उस समय जैसे ट्रेन घटनाएं हुई तो कितने ही जो लोग मारे गए थे, निरीह जो लोग मारे गए थे ट्रेन पर, जो कि ट्रेन पटरी पर सोए हुए थे। तो उस समय जो वाद विवाद का जो विषय था, यानी कि जो बहुत सारे जो साहित्यकार है, राजनेता है और जो
राजनेता जो आपस में मिलकर जो वाद विवाद कर रहे थे इस विषय पर, राजनीतिक विषय, तो उस समय मुझे याद है कि जो एक राइटर थे, तो उनके जो मुख से जो संस्कृति के 4 अध्याय, उसके विषय में उनके मुंह से जो ये संस्कृति के 4 अध्याय की लाइनें निकलने लगी। और इन संस्कृति के 4 अध्याय में इन्होंने यही लिखा कि व्यक्ति जब सामाजिक जो परिस्थितियों में, राजनीतिक परिस्थितियों में झगड़ा होने के पश्चात उसकी परिस्थितियों में किस प्रकार वो अपनी छटपटाहट कर रहा है, तो उसका वर्णन किया गया है। इसके पश्चात चेतना की शिक्षा और भारतीय संस्कृति की एकता, यानी कि ये भी प्रकृति से रिलेटेड इन्होंने जो रचनाएं लिखी। इसके पश्चात आलोचना में इन्होंने काव्य की भूमिका, कविता की खोज और काव्य की भूमिका, तो इन्होंने ये जो आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है जो स्थान रखती है। और इन्हें ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है। हम सभी जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जो कि रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। और उन्होंने साहित्य अकादमी जैसे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले रचनाकार को दिया जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को ये दोनों ही पुरस्कार मिले। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और इनका जो संबंध राजनीति से भी रहा। 1952 ईस्वी में ये जब पूरी तरह से राजनीति में आ गए और इन्होंने जो राज्यसभा के सदस्य बने और 12 वर्षों तक ये संसद के सदस्य बने रहे। तो इस प्रकार इन्हें राष्ट्र जो कवि की उपाधि भी दी गई। और हम सभी जानते हैं कि जैसे प्रणब मुखर्जी ने भी इनके जो संसद जो भवन में भी इनके साहित्य को रखा गया। तो ऐसे महान रचनाकार, ऐसे राइटर ऐसे महापुरुषों के जीवन के विषय में हमें पढ़ते रहना चाहिए और उससे ही हमें जो आगे जो शिक्षा लेनी चाहिए। तो आज हमने रामधारी सिंह दिनकर के विषय में पढ़ा जो आधुनिक काल के महान रचनाकारों में इनका जो नाम गिना जाता है। तो ये जो क्लास है जो हिंदी साहित्य से जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जो कैंडिडेट, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त जो यूजीसी की तैयारी जो कर रही हैं उनके लिए भी ये जो क्लास है ये इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो तो उसके लिए जो ऐसे महापुरुषों के विषय में, ऐसे राइटरों के विषय में हमें पूरी तरह से जानकारी लेनी चाहिए और उनकी जानकारी लेने के पश्चात ही उनकी रचना को बहुत ही अच्छी तरह से देखना चाहिए कि कौन सी रचना किस समय में आई, तो तभी जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा पास होगी। और इस तरह की जो यानी कि एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं कि क्विक रिवीजन लेने का अर्थ यही है कि जो हमने जो अभी पढ़ा है तो वो हम जल्दी रिवाइज करके और जो हमारे जो माइंड में जो बस जाए। चलिए पढ़ते हैं कि बिहार के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी को और 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। पिता रवि सिंह, माता मनरूप देवी। शिक्षा मिडिल तक गांव में ही बोरो नामक स्थान पर और हाई स्कूल की शिक्षा मुकामा घाट 1928 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक कर ली थी और बीए ऑनर्स हिस्ट्री सब्जेक्ट से इन्होंने बीए ऑनर्स किया और साथ ही एक लेक्चरर के पद पर इनकी नियुक्ति मिली। इसके पश्चात 1934 ईस्वी में सब रजिस्ट्रार के पद पर इनकी नियुक्ति हुई और 9 वर्ष तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया और 22 बार इनका ट्रांसफर कर दिया गया और 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य बन गए और 12 वर्ष तक संसद के सदस्य बने रहे। इसके पश्चात ये हिंदी साहित्य से जुड़े रहे और हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इनमें इनकी काव्यगत जो रचना है रेणुका 1935 ईस्वी में आई, ओंकार 1938 ईस्वी में आई, रसवंती 1939 ईस्वी में आई, कुरुक्षेत्र जो रचना 1946 ईस्वी में, यानी कि ऐसे समय में आई जब हमारा जो देश है वो राजनीतिक उथल पुथल में था और सामधेनु 1947 ईस्वी में, यानी कि इतिहास से रिलेटेड जो इन्होंने साहित्य को में भी लिखा। रश्मिरथ ये महाभारत से रिलेटेड रचना थी तो 1952 ईस्वी में आई। उर्वशी ये काल्पनिक जो रचना है इसमें पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है तो 1961 ईस्वी में आई। नील कुसुम आई, परशुराम की प्रतीक्षा आई। परशुराम की प्रतीक्षा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचनाओं में गिने जाते हैं। तो इन्होंने जो काल्पनिक आधार पर ही किस तरह से महर्षि दधीची का वर्णन किया और च्यवन ऋषि का जो इन्होंने वर्णन किया। इसके पश्चात इन्होंने महत्वपूर्ण निबंध लिखे।
इसमें अर्धनारीश्वर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्धनारीश्वर रचना वो किसकी है। रेती के फूल, मिट्टी के ओर, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। और इसके पश्चात इनकी रेखा चित्र जो आई वट पीपल, कई बार एग्जाम में आता है ये हिंदी की परीक्षा में। और यात्रा वृत्तांत, देश विदेश और मेरी यात्रा। संस्मरण लोकदेव नेहरू पूछ लेंगे कि लोकदेव नेहरू किसके द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त संस्कृति और दर्शन के विषय में संस्कृति के 4 अध्याय, कई बार एग्जाम में आता है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखी गई है, या रामधारी सिंह दिनकर द्वारा निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना है। इसके पश्चात चेतना की शिक्षा, भारतीय संस्कृति की एकता और आलोचना में काव्य की भूमिका और कविता की खोज। ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। और 2008 में जब प्रणब मुखर्जी ने इनके साहित्य को संसद भवन में जो रखवाया और 1964-65 में भागलपुर यूनिवर्सिटी है उसके उपकुलपति इन्हें बनाया गया। और इनकी जो प्रसिद्ध जो उक्ति है जो कि इनके साहित्य से रील गई है, संघासन खाली करो की जनता आती है। किसी भी आम सभा में आप किसी भी राजनेता के मुख से सुन लेते हैं। तो आज हमने जो हिंदी साहित्य के महान रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर के विषय में पढ़ा, उनके जीवन के विषय में पढ़ा, उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाओं के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं कि अगली क्लास में। थैंक यू।